इसका भी लेक्चर नंबर 5 है, 6 है इसका। कल हमने कुछ लैंग्वेजेस जो हैं उनको देखा था, सोर्स कोड पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट कोड पढ़ाया था। आज लैंग्वेज प्रोसेसर जो है उसको हमने स्टडी करना है। तो अब जो कंप्यूटर होता है आपका, वो कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज जो है उसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। यानी कि उसको इंसानी ज़बान समझ नहीं आती, वो लातों के बूझ होते हैं, वो बातों से नहीं मानते। ये कंप्यूटर भी बेचारा कुछ इस तरह का, इसके साथ भी हिसाब किताब है, ठीक है। तो अब प्रोग्राम जो है वो राइट किया जाता है इन हाई लेवल लैंग्वेज। इसको कंप्यूटर डायरेक्टली जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे जो लैंग्वेज लिखी होती है वो कौन सी होती है? वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो वो नहीं इसको अंडरस्टैंड करना। अब उसको ये चीज़ें जो हैं वो समझानी पड़ती हैं, और वो समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको प्रोसेसर्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो अब प्रोसेसर क्या होता है कि ये पहले क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज को। अब मशीन लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करता है किस में? ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो तो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज के साथ, ठीक है। अब वहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी कि अब जैसे बाबर आजम है, वो जब इंटरव्यू दे रहा होता है तो उसको अंग्रेज़ी नहीं बोलनी आती, तो साथ उसका ट्रांसलेटर खड़ा होता है कि जो उर्दू में वो सुनता है, फिर उसको उर्दू में बताता है, फिर वो उसको अंग्रेज़ी में बताता है। तो कंप्यूटर का भी यही हाल है, इसको नहीं आती, इसको अंग्रेज़ी नहीं आती है बेचारे को। रोबोट है ना, मशीन है, तो मशीन जो है उसको अंग्रेज़ी नहीं आती। अब उसको अंग्रेज़ी आपने समझानी है, तो अंग्रेज़ी समझाने के लिए आपको लैंग्वेज प्रोसेसर जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? वो एक्चुअली एक ट्रांसलेटर होता है। वो कंप्यूटर के लिए क्या कर रहा होता है? ट्रांसलेशन का काम कर रहा होता है, उसको बता रहा होता है कि यार ये वाली कमांडें जो हैं तुम्हें दी जा रही है, ठीक है। तो इसको हम प्रोसेसर कहते हैं। अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे होता है कंपाइलर, ठीक है। नंबर 2 पे होता है इंटरप्रेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और फिर तीसरे नंबर पर असेंबलर। अब अगर आप ये तीनों नाम देखें तो एक कॉमन मैन जो है वो इन तीनों से अखज़ कर सकता है चीज़ें। आपको कहते हैं ना यार ये ज़रा कोर्स पढ़ा है इतना, इसको ज़रा कंपाइल कर दो, ठीक है। फिर ये भी कहा जाता है कि जी जो चीज़ें हैं इनको आप असेंबल भी कर दें,
कहते हैं ना सुजुकी गाड़ी जो है वो उसके स्पेयर पार्ट्स या टोयोटा के बाहर से आते हैं, लेकिन असेंबल कहाँ किए जाते हैं? पाकिस्तान। यही लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये लफ्ज़ असेंबल का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया कि एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या है। हम कहते हैं वो आते हैं बाहर से जी, यहाँ पर उसको असेंबल है। फिर इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब होता है किसी चीज़ की वजाहत करना, इंटरप्रेट करना, किसी चीज़ की वजाहत करना। ये मैंने आपको आम ज़बान में ये बात जो है वो समझाई। अब हम इसको ज़रा कंप्यूटर की रूह से देख लेते हैं कि कंप्यूटर इसको किस तरह करता है। कंपाइलर जो है वो बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज एज होल। कंपाइलर क्या करता है? वो पहले क्या करता है? वो कंपाइल करता है जितनी आप उसको देते हैं इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल लैंग्वेज में। ऑब्वियसली हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि कोई C++, सी, पाइथन कोई भी आपने दी है, ये इसको कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट किसके अंदर करेगा? मशीन, पूरी की पूरी मशीन लैंग्वेज। जाहिर बात है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है तो उसको पूरी मशीन लैंग्वेज में कर देगा। अब प्रोग्राम जो आपने राइट किया है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, किसी सोर्स प्रोग्राम के अंदर, वो सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइलर की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मशीन लैंग्वेज। और जब वो सारा मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो उसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा। कंपाइलर जो होता है वो कन्वर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड के अंदर, और जब ये सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलर जो है उसका ये काम होता है कि उसको जितनी कमांड्स दी जा रही होती हैं वो सारी कमांड्स को, हर स्टेटमेंट को जो सोर्स प्रोग्राम की होती है उसको चेक करता है वन बाई वन चेक करने के बाद उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। दे रहे हैं ना आप उसमें C++ का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो जाहिर बात है उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? फ्लो चार्ट अगर आप बनाए किसी भी प्रोग्राम का तो उसमें आप उसको इनपुट दे रहे हैं, मेन एल्गोरिथम लिख रहे हैं, आउटपुट आएगी, एग्जिट करेगा। अब ये सारी चीज़ें क्या करनी है? कंपाइलर ने कंपाइल करनी है। इन सब को स्टेप बाय स्टेप उसने क्या करना है? कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड करना शुरू जो है वो कर देगा। अब कंप्यूटर जो है वो सिंटैक्स एरर को भी चेक करता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके कामा की गलती, आपके फुल स्टॉप की गलती, इसको कहते हैं सिंटैक्स एरर। कि सिंटैक्स का कोई एरर आ गया, वो जो ही कोई एरर आएगा वो कहेगा मुझे नहीं पता, ठीक है, वो कहेगा मैं नहीं जानता कि भाई ये क्या कह रहा है। वो फ़ौरन हटा देगा, वहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगा, वो कहेगा इसको करेक्ट करो। अब तो यार जो C++ का तुम लोगों ने, फिर मुझे याद आ गया, तुम लोगों ने रात को मुझे मैसेज नहीं किया, फिर मैं भूल गया। हाँ, वो मैसेज करोगे तो मुझे याद नहीं रहता, वो आएगा, मेरा दिमाग जो है ना वो बहुत बिजी होता है दूसरे कामों में, ठीक है। वो मुझे करोगे तो मैं करूँगा, नहीं तो मुझे फिर याद नहीं रहता। तो आप सिर्फ एक बंदा मुझे मैसेज कर दे कि जी वो उसको कॉपी कर दें उसके अंदर USB के अंदर। तो हाँ, मैं कह रहा था कि जो C डेव पता नहीं आपने इंस्टॉल करवाई है कि नहीं करवाई है ना। अभी जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं ना इसके C डेव के, बड़े ज़बरदस्त हैं। इनका ये है कि ये जो ही लिखोगे ना गलत सिंटैक्स इसके अंदर, फ़ौरन वो एरर देगा और साथ सजेस्ट करेगा, खुद ही सजेस्ट कर रहा होगा कि यहाँ पर ये चीज़ लगाओ। मसलन लगना फुल स्टॉप था, आपने कामा डाल दिया, वो खुद ही सजेस्ट करेगा कि भाई आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पर कामा आना था, आपने जो है वो फुल स्टॉप डाल दिया। मैटलैब के जो नए वर्जन्स हैं उनके अंदर भी इस तरह है, वो खुद से आप बताता है, उन्होंने ये बड़े अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। फिर मैथमेटिका जो है उनके अंदर भी यूज होता है, जो ही सिंटैक्स एरर आता है वो साथ पूरा एक जो है वो बॉक्स बना देता है, उसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज़ बना देता है कि फिर इवन कि आप एल्गोरिदम गलत लिख रहे हैं तो वो उसके लिए भी आपको सजेशंस देगा कि भाई आप, क्योंकि इसके अंदर AI आ गई हुई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो खुद से आपको चीज़ें जो है वो गाइड करता है जो उसके अंदर फीड की होती हैं।
अच्छा, अब देखें कि बेसिकली होता क्या है, अगर किसी के एक ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो जो सोर्स प्रोग्राम है, ये सोर्स प्रोग्राम आपने दिया, कंपाइलर जो है इसको कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद इसको ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम जो है उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके स्पेलिंग ठीक है कंपाइलर के। अब कंप्यूटर जो है वो सिर्फ उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है जो लैंग्वेज जो है जिसके लिए वो लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर सी कंपाइलर है तो वो सिर्फ सी को ट्रांसलेट कर सकता है। अगर सी प्लस प्लस का कंपाइलर है तो भी सी प्लस प्लस को ही ट्रांसलेट कर सकता है। अगर पाइथन का कंपाइलर है तो वो उसको ही ट्रांसलेट करता है, दूसरी लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट नहीं करेगा। तो जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के साथ उसका कंपाइलर भी उसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है, यानी कि उसका ट्रांसलेटर भी साथ जो है वो आ जाता है कि ताकि वो कंप्यूटर को समझा सके कि ये काम जो है वो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 के ऊपर है इंटरप्रेटर। सी प्लस प्लस जो है वो एक इंटरप्रेटर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डायरेक्टली एक्सिक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को रिटन इन प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटर का मतलब है कि उसको बताना, इंटरप्रेट कराना, समझाना कि भाई ये चीज़ें जो हैं उनको राइट डाउन कर रहा है। और डायरेक्टली सी प्लस प्लस के अंदर इंटरप्रेटर होते हैं, वो डायरेक्टली कंप्यूटर को ट्रांसलेट करके बता रहे होते हैं, उसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये कमांड्स जो हैं वो दी जा रही हैं। इसमें आपको कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती। बग़ैर कंपाइल किए सी के अंदर जो है वो कंपाइलर की ज़रूरत होती है। ये सी प्लस प्लस क्या थी, ये उसका सी का एडवांस्ड वर्जन था, यानी कि उन्होंने कुछ मसले मसाइल जो सी के अंदर आ रहे थे, वैसे तो अगर आप सी की कमांडें देखें और सी प्लस प्लस की तो तकरीबन एक जैसी हैं, मिलती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उनके अंदर फ़र्क है। तो सी के अंदर जो है वो कंपाइलर इस्तेमाल होता है, लेकिन सी प्लस प्लस जो है उसके अंदर इंटरप्रेटर जो है वो इस्तेमाल, डायरेक्टली ट्रांसलेट कर रहा होता है, उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है असेंबलर। असेंबलर जो है ये एक प्रोग्राम है जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस लेता है एंड कन्वर्ट देम इनटू ए पैटर्न ऑफ बिट्स दैट कंप्यूटर प्रोसेसर कैन परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस। अब जाहिर बात है उसको वो जितनी चीज़ें उसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी के पुर्जे हैं, तो उन पुर्जों को कुछ असेंबली बनाएंगे, उनकी कोई शेप देंगे तो वो गाड़ी की शक्ल बनेगी। अगर पुट्ठा सीधा जोड़ देंगे तो गाड़ी तो नहीं बनेगी, वो हो सकता है हेलीकॉप्टर बन जाए। ठीक है, अनीक सुभानी जो है ये बैठा हो बनाने के लिए गाड़ी सुजुकी की, ये उल्टा सीधा जोड़ दे तो बन जाए हेलीकॉप्टर के। मैं तो गाड़ी बनाने लगा था, हेलीकॉप्टर बन गया। ठीक है ना भाई, उसको आपने क्या करना है, असेंबल करना है। असेंबल क्या करना है, किस फॉर्म में, जो चाहिए भाई कंप्यूटर को, वो चाहिए, वो असेंबली चाहिए, वो जिसमें वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो उसके लिए फिर आपको असेंबलर जो है वो उसको यूज़ करना पड़ता है। तो सम पीपल जो है वो दीज इंस्ट्रक्शंस को असेंबलर लैंग्वेज कहते हैं और इसको असेंबली लैंग्वेज का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो उसको समझ आता है। ठीक है जी। अब ये हम जो है हमने फास्टली जो ये थोड़ा सा चीज़ें जो हैं उनको
समझने की कोशिश की है कि ये क्या थी, सिर्फ कंप्यूटर की बेसिक्स थी यार, बिल्कुल हल्की हल्की सी बेसिक्स थी ये जो फर्स्ट ईयर के अंदर शायद ICS वाले पढ़ते हैं, ये वो थी। अब आगे अगर आप काम की बात के ऊपर, जो है C++ पहले, जो हमारी बेसिक लैंग्वेज है जो हमने यूज़ करनी है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो C++ प्रोग्राम का अब हमने स्टडी करके देखना है। ठीक है, अब असल काम जो है वो शुरू होने लगा। लेकिन इन चीज़ों का, ये जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, ये जो आपका पेपर होता है ना, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, कि बेसिक्स के तौर पे, क्योंकि ये कंप्यूटेशनल फिजिक्स का कोर्स है, तो बीच में कंप्यूटर की बेसिक्स भी आती हैं और फिर आगे क्या आती है, फिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स। कंप्यूटर आता होगा तो फिजिक्स करोगे ना उसको। ठीक है, तो इसलिए ये इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। अब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है C++ प्रोग्राम का, तो जो फॉर्मल वैरायटी होती है C++ प्रोग्राम की, मतलब जिस वैरायटी में उसको लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ साख्त होती है किसी चीज़ की, जैसे कहते हैं ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में ब्रेन भी आता है, हार्ट भी आता है, लेग्स, ये वो, हड्डियाँ, शरेयाने, सारा कुछ आ जाता है उस स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसी तरह C++ प्रोग्राम जो इसका भी स्ट्रक्चर होता है, और ये कंसिस्ट कर रहा होता है फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर। नंबर 1 जो होता है इसके अंदर, वो होता है प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, पहला। दूसरा मेन फंक्शन। तीसरा प्रोग्राम बॉडी। C++ स्ट्रक्चर। तो ये 3 मेन आपके पास होते हैं इसके। तो प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, यहां पर आप इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंपाइलर को दी जाती हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम को रन करने से पहले, जाहिर बात है, हम लिखते हैं ना प्रोग्राम, कंट्रोल एंटर तो एंड पे मारते हैं जाकर, पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं, उसको एंटर मार देते हैं, वो रन करना शुरू हो जाता है। या ऊपर रन की कमांड होती है, सार लिख के ऊपर रन के ऊपर कर देते हैं तो वो रन होना शुरू हो जाता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आप इसको, इसकी एक्सिक्यूशन से पहले उसको सारी इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, यानी कि पूरा प्रोग्राम राइट डाउन कर देंगे। अब प्रोडक्ट जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसको हम कंपाइलर डायरेक्टिव भी कहते हैं, कि ये उसको डायरेक्टिव का मतलब होता है डायरेक्शन देना। डायरेक्टिव का मतलब होता है डायरेक्शन देना, उसको बताना, उसको डायरेक्ट करना, उसको इंस्ट्रक्शन देना कि भाई तुमने ये वाला काम करना है। ठीक है, तो ये पार्ट होता है C++ कंपाइलर का। मैंने आपको शुरू में बताया कि C++ के अंदर क्या होता है, कंपाइलर होता है। ठीक है, और कंपाइलर भी होता है और दूसरा वो भी होता है जिसको आप कहते हैं, क्या नाम लेते हैं, इंटरप्रेटर। ठीक है, दोनों होते हैं उसके अंदर। सी के अंदर जो है बेसिकली कंपाइलर होता है और C++ में इंटरप्रेटर होता है। तो जो सी है मॉडिफाई करता है C++ सोर्स प्रोग्राम को बिफोर कंपाइलिंग, मतलब कंपाइल करने से पहले उसको मॉडिफाई करता है, उसको चेंज करता है अपनी ज़बान के अंदर। सेमी कॉलम जो है वो यूज़ नहीं करते हम एट द एंड ऑफ प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सेमी कॉलन मतलब एक बंदा, उसने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की कमांड दी है, आगे उसने सेमी कॉलन लगा दिया, तो वो उसको रीड नहीं करेगा, वो एरर देना शुरू कर देगा।
ठीक है, जो फंक्शन है ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो टुगेदर यूज होती हैं टू परफॉर्म ए प्रोग्राम। फंक्शन, मेन फंक्शन की नहीं बात कर रहा, सिर्फ फंक्शन की बात। फंक्शन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। अब आप बहुत सारी स्टेटमेंट्स उसके अंदर दे रहे होते हैं, वो एक पूरा ग्रुप है उन स्टेटमेंट्स का जो कि टुगेदर परफॉर्म करते हैं टास्क को, जो आपको टास्क दिया जाता है। मसलन कोई चीज़ आपको कैलकुलेटर चाहते हैं जी इंटीग्रेशन कर दो, एक इंटीग्रल दे दें तो भाई इसकी क्या करो, इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन के लिए C++ का प्रोग्राम लिखो और इंटीग्रेशन करो। मैथमेटिका में तो सिर्फ इंटीग्रल लिखोगे तो वो इंटीग्रेशन कर देगा, लेकिन C++ नहीं ऐसे करेगा। वो कहेगा मुझे सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं जो C++ के कंपाइलर के अंदर होती हैं वो मुझे दो, तो फिर मैं इसको कैलकुलेट करूँ। ठीक है, उसके बाद आता है मेन फंक्शन। ये दूसरा जो मेन फंक्शन, मेन फंक्शन जो है इसको हम ट्रीट करते हैं एज ए सेम वे एज एवरी फंक्शन। अब एवरी फंक्शन क्या है? वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। तो मेन फंक्शन भी क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। इसके अंदर रिटर्न टाइप होती है कुछ केसेस के अंदर जिसमें ये एक्सेप्ट करता है पैरामीटर्स को। आप कई प्रोग्राम देखेंगे ना C++ के, उसके अंदर रिटर्न की कमांड दे देंगे आप। वो रिटर्न की कमांड इसलिए देते हैं कि उसको कैलकुलेशन करते वक्त कुछ पैरामीटर्स को यूज़ करना पड़ता है जो पहले वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर नहीं कर रहा होता। मतलब वो डायरेक्टली जा रहा होता है ना, वो नई पैरामीटर्स अंदर कंसिडर कर रहा होता। मसलन आप टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट कर रहे हैं C++ प्रोग्राम से, आपने ज़ाहिर बात उसमें G आता है 2v sin θ/g। अब एक बंदे ने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद उसने G की कमांड जो है वो लिख तो दी है पीछे, लेकिन उसने उसको शामिल नहीं किया प्रोग्राम के अंदर लिखते हुए। तो वो नीचे जाके उसको ये याद आया है कि मैंने तो जो G है उसको नहीं लिखा। तो वो क्या करेगा, वहाँ पर जाकर रिटर्न की कमांड दे देगा, वो पूरा प्रोग्राम दोबारा से रिटर्न होगा और रिटर्न होकर उसको G को कैलकुलेट करना है। ये रिटर्न का मतलब होता है। मसलन एक बंदा जो है वो किसी तरफ जा रहा था, जाते हुए वो कोई चीज़ भूल गया। मसलन मैं लेक्चर देने के लिए आ रहा हूँ घर से और अपनी किताब भूल जाऊँ तो मैं कैसे लेक्चर दूँगा? ठीक है, आप लोग तो लेक्चर पढ़ लेंगे लेकिन मैं नहीं दे सकता, तो मुझे दोबारा वापस जाकर वो किताब लानी पड़ेगी। आप तो खुश होंगे किताब भूल गए, चलो आज जान छुट गई। ठीक है ना? ये क्या? दिस इज रिटर्न। रिटर्न कर दिया, कमांड पीछे गया, फिर उसने जाके वहां से G की वैल्यू देखी, फिर उठा के प्रोग्राम के अंदर ले आया और उसको चला दिया। तो ये बात जगह पर रिटर्न की कमांड देने का ये फायदा होता है। ये भी किस में आती है? जो आपके मेन फंक्शंस होते हैं, जो स्टेटमेंट्स, मैंने आपको क्या किया, फंक्शन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। जो मेन फंक्शन की स्टेटमेंट्स हैं उनको ये कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे प्रोग्राम बॉडी या C++ स्ट्रक्चर। अब बेसिकली ये जो C++ स्ट्रक्चर है ये क्या होता है? ये होता है सिंटैक्स होता है इसका C++ में। उसकी पूरी बॉडी जो है उसका जो स्ट्रक्चर होता है। अच्छा जी, अब ये जो स्ट्रक्चर या बॉडी होते हैं इसमें पहले होते हैं सिंटैक्स ऑफ C++।
सिंटैक्सेस ऑफ C++। अब सिंटैक्स जो होते हैं C++ के, इसमें पहले नंबर पर होती हैं हेडर फाइल्स। मैंने आपको शुरू में भी ये बताया कि इसमें हेडर फाइल्स होती हैं, जो मेन उसके हेडर्स होते हैं, जो देने ज़रूरी होते हैं उस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करने के लिए या परफॉर्म करवाने के लिए। इसमें हम यूज़ करते हैं यूजिंग, ये वाली कमांड, यूजिंग नेम स्पेस std। इसके अलावा मेन, ये बेसिक हेडर फाइल हैं। मेन का मतलब होता है जहां से प्रोग्राम बिगन होता है, इज वेयर प्रोग्राम बिगिन। मेन की कमांड उस वक्त दी जाती है जब प्रोग्राम को आपने बिगन करना होता है। इसमें मेन भी होती है कमांड, इंट मेन भी होती है, और वॉइड मेन भी होती है। ये तीनों कमांडें दी जाती हैं प्रोग्राम को स्टार्ट कर, वो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा वर्जन आप C++ का यूज़ कर रहे हैं। CDEV भी होता है, इसके अलावा दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, उनके अंदर किसी में इंट में दे दी जाती है, किसी में मेन दे दी जाती है। वो बहरहाल आप जो भी कर रहे होंगे यूज़ प्रोग्राम, वो आपको फ़ौरन वहाँ पर सजेस्ट कर देगा कि आपने कौन सी कमांड जो है वो यहाँ पर देनी है। लेकिन मेन जो होता है वो मेन ही होता है कमांड, जहाँ से वो शुरू होता है। अच्छा, उसके बाद जो है इसके अंदर ये सारी देने के बाद ये इस तरह ब्रैकेट दी जाती है, ठीक है। फिर वो ब्रैकेट देने के बाद जो है वो आपके पास प्रोग्राम बॉडी आती है, जिसमें आपने प्रोग्राम लिखना है। उसके बाद एंड पे आता है गेटच, जहां पर आपने प्रोग्राम को एंड करना होता है, ठीक है। और फिर ये ब्रैकेट आ जाती है। तो ये कोई भी C++ प्रोग्राम लिखने का ये मेथड होता है। ये इसके मेन बॉडी की फाइल जो है वो होती है, ठीक है। अब हेडर फाइल्स जो हैं, ज़रा इनको हम देखते हैं कि ये क्या होती हैं। हेडर फाइल्स, C लैंग्वेज जो है वो डिफाइन करती है सेवरल हेडर्स को। बहुत सारे हेडर्स होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसका क्या होता है, हेड होता है, वो मेन हेड होता है, उसके नीचे सारे होते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल भी आप कह लें, कॉलेज का हेड होता है, उसके अंदर उसके ये हेडर्स हैं C++ का हेड। अब वो जो हेडर सेवरल हेड है वो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन दैट इज नेसेसरी या यूजफुल फॉर प्रोग्राम। इसमें हम conio.h, math.h और iostream जो है ये वाले हेडर्स यूज़ करते हैं। iostream, ये बहुत ज़्यादा हेडर फाइल ये यूज़ होती है जो iostream है। इसके बाद आप यूज़ करते हैं conio.h, ये भी हेडर फाइल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसके बाद और यूज़ होती है math.h, जहाँ पर कोई मैथ से रिलेटेड चीज़ें आ जाएं, वहाँ पे math.h की हेडर फाइल जो है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कुछ हेडर फाइल जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। अब यहाँ पर जो मैंने एक ये लिखा था यूजिंग नेम स्पेस std, ये हेडर फाइल के नीचे,
ये लाइन जो है इसको हम यूज़ करते हैं नेम स्पेस, ये टेल करती है कंपाइलर टू यूज स्टैंडर्ड नेम स्पेस, यानी कि जो स्टैंडर्ड आपको नेम्स चाहिए वहाँ पर जो कि C++ के लिए ज़रूरी हैं वो नेम स्पेस उनको देती है। ये जो नेम स्पेस है ये रीसेंट एडिशन है किसके अंदर, C++ में। जो C है ना उसके अंदर नेम स्पेस की कमांड नहीं थी। यहाँ पर इसलिए C++ पे नेम स्पेस की कमांड ऐड की गई थी क्योंकि ये डायरेक्टरी ट्रांसलेट करता है, इसमें इंटरप्रेटर होता है। जो C होती है उसके अंदर इंटरप्रेटर नहीं होता, उसमें तो पहले ही कंपाइलर होता है, तो वो उसको कंपाइल कर देता है। वो नेम स्पेस SDD की वो सारे इतने नेम होते हैं ना उसके, वो सारे उनको अंडरस्टैंड कर लेता है इस फाइल की मदद से। अच्छा, उसके बाद इंट मेन और वॉइड मेन, जब आपने प्रोग्राम की एक्सिक्यूशन बिगन करनी है यानी कि प्रोग्राम को चलाना शुरू करना है तो सिंगल लाइन कमेंट जो अवेलेबल होता है इसके अंदर C++ में। तो ये जो सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं C++ में, इनको हम बिगिन विद करते हैं और इनको एंड भी करते हैं। यानी कि जहाँ से प्रोग्राम ने शुरू होना है फिर उसके अंदर मेन बॉडी ने आना है और फिर उसने आके प्रोग्राम ने एंड हो जाना है। इंट मेन या वाइड मेन या मेन, ये वो जगह पहले तो ऊपर हेडर दी है ना, हेडर का काम जो है या नेम स्पेस का काम है उसको बताना कि भाई ये C++ में आप प्रोग्राम, कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि हम C++ के अंदर प्रोग्राम लिखने लगे हैं। उसको पता लग गया कि ये C++ के अंदर प्रोग्राम जो है, अब उसने आगे जाके क्या करना है, उसको आपने कमांड देनी है इसकी जो वेवर्ड मेन या इंट मेन की है। अब ये उसको बताएगा कि ये अब यहाँ से प्रोग्राम जो है वो क्या हुआ है, वो शुरू हो गया। अब तुमने यहाँ से प्रोग्राम जो है ये कमेंट जो दिया है, इस कमेंट के बाद C++ ने क्या करना है, उस प्रोग्राम को कैलकुलेट करना है, उस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट जो है वो करना है। अच्छा, उसके बाद गेटिच की भी मैंने लिखी है कमांड यहाँ। गेटिच जो है ये टर्मिनेट करता है मेन फंक्शन को और काज करता है रिटर्न द वैल्यू टू कॉलिंग प्रोसेस, ख़त्म कर देता है और वैल्यू को रिटर्न कर देता है। ठीक है, यानी कि आप प्रोग्राम जो है वो इस गेटिच के ऊपर आकर एंड हो, प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोबारा वैल्यू जो है उसको रिटर्न कर देता है और उसे वापस ले जाता है। अच्छा, उसके बाद अब जो है आगे हमने ये, अब आपको थोड़ी सी बात समझ आ गई है इसकी जो लैंग्वेज की, ये समझनी ज़रूरी है। बताऊँ क्या होता है, जब मैंने पहली दफ़ा C++ पढ़ाई थी तो मैं पागल हो गया था कि ये क्या बकवास है, ये क्या हेडर के आ गए, ये कोनियो डॉट एच पाया, यो स्ट्रीम डॉट एच, ये क्या लिखी जा रहे हैं हम, नेम स्पेस STD। ये बंदे को बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि यार ये कमांडें लिखने की ज़रूरत क्या है, ये क्यों लिख रहे हैं हम। ठीक है, सवाल पैदा होता है ना दिमाग में, भाई ये इसलिए लिख रहे हैं कि ये एक्चुअली कंप्यूटर, ये एक प्रोटोकॉल है C++ का। समझ आई ये बात, ये C++ का एक प्रोटोकॉल है। अगर आप ये नई हेडर फाइल्स लिखेंगे तो कंप्यूटर समझेगा ही नहीं कि ये C++, क्योंकि आप जो C++ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है उसके अंदर ये चीज़ें ऐड हैं। मुझे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ही ये हुई थी, मुझे MSc में कंप्यूटर, उन्होंने कहा भाई तुसी कंप्यूटेशनल फिजिक्स का कोर्स पढ़ाएं, मैंने तो कभी C++ की ज़िंदगी में शक्ल नहीं थी देखी है, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, मैं तो मैथमेटिका जो है वो वही मैंने यूज़ की या MATLAB। मैंने हेडर देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं कहा ये हेडर का मतलब क्या है, ये क्या आप शुरू करते हैं कोनियो डॉट एच से शुरू हो जाता है, कहीं पर वो आईओ स्ट्रीम डॉट एच से शुरू हो जाता है, कहीं पर वो मैथ डॉट एच से शुरू हो जाता है, ये है क्या चीज़। तो ये बेसिकली क्या है, हेडर। मुझे हेडर की समझ नहीं थी आती कि एक्चुअली हेडर है क्या। हेडर का मतलब है कि ये प्रोटोकॉल है, जो C++ का प्रोटोकॉल है। अगर ये प्रोटोकॉल आप नहीं देंगे तो कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर जो है उसको रीड नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर ये फाइलें जो हेडर फाइल्स हैं ये बिल्ट इन है। समझ आ रही है बात, ये हेडर फाइल जो है वो बिल्ट इन है। आपको ये हेडर फाइल्स देनी ही पड़ेंगी C+ का प्रोग्राम लिखने के लिए। ये जितनी हमने कमांडें यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है, ये सारी
सी प्लस प्लस के प्रोग्राम की बॉडी है, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क स्टेटमेंट्स के अंदर आएगा, लेकिन रहेगी यही पूरी एक मेन बॉडी है। हर प्रोग्राम इसी तरह ही लिखा जाएगा। आप लोगों को पेपर आता है ना, आप लोगों को नहीं आता प्रोग्राम लिखना, आप पहले ही ऊपर हेडर दें, बीच में जो सा मर्जी एल्गोरिथम बना के लिख दें और एंड पे एंड कर दें, तो उसमें भी आपको 8 में से 4-5 नंबर तो मिल ही जाए कि भाई कम से कम इस बंदे को ये तो पता है ना कि सी का हेडर जो है वो आप इस तरह स्टार्ट करते हैं, इसको ये पता है कि मेन के अंदर ये आना है, इसको ये पता है कि रिटर्न की कमांड देते हैं और इस तरह एंड होता है। ठीक होगी जी बात? आज खत्म।